गाइस माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली। आई एम सॉरी कि मेरा वीडियो थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे थोड़ा सा कट हो गया और इतना ही वीडियो सेव हुआ, तो मैं पहले इतना ही अपलोड कर दी थी। तो अब हम नेक्स्ट उसके आगे से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कमरे के बाहर दो उल्लू लकड़ी की दीवार पर अपना जाल चिपकाकर अंदर क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एक अन्य उल्लू उन्हें चुपचाप देख रहा था। जियांग चेंग उन दोनों को देखकर अपने मन में ही सोच रहा था, ये दोनों आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वहीं शुयांग अपने आप में कहता है, क्या महाराज इतने कमज़ोर हैं। इंगशी भी कन्फ्यूज लुक होते देते हुए कहती है, यह तो इतना जल्दी खत्म हो गया। शुयांगा, आपको यकीन है कि विंग अगर कुछ दिनों में प्रेग्नेंट हो जाएंगे? शुयांग ने भी संदेह के साथ कहा, या क्या सभी राजकुमार और राजकुमारी महामहिम की संतान है? चेंग अब उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने कहा, अगर तुम दोनों महामहिम से दंडित नहीं होना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शुयांग और इंगशी ने गल्प किया और वह झुके और वहाँ से भाग गया। चेंग उसने अपना सर कंफ्यूजन में हिलाया और अपने मन में सोचा, लेकिन क्या महाराज सचमुच इतने कमज़ोर हैं? इनके बीच सब कुछ इतना कम समय तक ही चला। फिर उसने अपना सर हिलाया और कहा, चेंग बकवास मत सोचो, महामहिम मजबूत है या कमज़ोर। और कुछ लोगों के लिए रात ऐसे ही गुजरी। उस रात चमेली मंडल में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वहाँ सन्नाटा था, जैसे किसी भूतहा घर में। वहीं डेजी पवेलियन में याऊ अपने नाखून चबाते हुए आगे पीछे चल रहा था। वह चिंतित था। उसकी आंखों में थकान जरा भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। लेकिन उसके कमरे में दाखिल हुई नौकरानी की ओर आशा भरी नजरों से देखा। नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्वीन, अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बचे हुए राइस केक गायब कर दिए हैं और उनकी जगह मैंने नए डाल दिए हैं। मिंग याओ ने चैन की सांस ली। वह बिस्तर पर लेट गया और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नौकरानी ने झुककर प्रणाम किया और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। अगली सुबह विंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने महसूस किया सूरज किरणें उसकी आंखों में पड़ रही हैं, और तभी पक्षियों की तेज चहचहाट की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। विंग ने सूरज की किरणें को अपने चेहरे से गिरने से रोकने के लिए अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली, लेकिन फिर विंग ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने अपनी पलकें झपकाई। विंग ने वांगजी को देखा, जो बिस्तर के बगल में छोटी सी जगह पर बैठा था। अपना सिर बिस्तर पर टिकाए हुए था और उसका हाथ धीरे से सुरक्षित रूप से पकड़े हुए था। विंग ने अपनी आंखें बंद की और पिछली रात के बारे में याद किया। उसने वास्तव में गड़बड़ कर दी है ना? वांगजी ने एक वाक्य से ही उसका भयानक आघात शुरू कर दिया। विंग ने फिर से वांगजी को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। यह सोचकर ही कल रात वांगजी ने उसे कैसे संतावना दी। यह अल्फा उतना भी हृदयहीन नहीं है जितना किताब में वर्णन किया गया है। रात की यादों को याद करके विंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विंग ने वांगजी को परेशान किए बिना बिस्तर पर बैठ गया। उसने वांगजी के बालों को सहलाते हुए कहा, योर हाइनेस। वांगजी ने अपनी आंखें खोली और विंग को एक बच्चे की तरह देखा, जिसे उसकी सुंदरता की नींद से जगाने के लिए मजबूर किया था। वांगजी ने अपनी आंखें रगड़ी और एक खरगोश की तरह प्यारी सी जम्हाई ली, लेकिन विंग मदद नहीं कर सका। वो सुबह सुबह इतने प्यारे सम्राट की मासूमियत देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं वांगजी ने उसके गालों को सहलाते हुए पूछा, क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? विंग ने मुस्कुराते हुए ही अपना सर हिलाया। विंग, अब मैं ठीक हूँ। कल रात मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद, उसने बॉक्सी स्माइल के साथ कहा। वांगजी विंग के गालों को पिंच करते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह मुझे ऐसे मीठे हमले मत करो। विंग खिलखिला उठा। विंग की खिलखिलाहट देखकर वांगजी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पर वांगजी जैसे ही खड़ा हुआ वो दर्द में कराह उठा। विंग ने उसकी ओर देखते हुए चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? वांगजी ने अपनी कमर हिलाते हुए कहा, सारी रात बैठे रहने से मेरी कमर में दर्द है। विंग, ओह
उसने गंभीर नजर से वांग जी की ओर देखते हुए बोला, मैं कल रात आपके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वांग जी ने उसकी ओर चौंक कर देखा। बोला, क्या? विंग ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, अगर मैं आपके साथ रात में थोड़ा सा अगर मैं कल रात आपके साथ थोड़ा जेंटल रहता तो आपकी कमर में शायद थोड़ा कम दर्द होता। वांग जी उसे शॉकिंग पूछा, क्या? विंग वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर हंसने लगा। वांग जी उसे जजिंग लुक से देखा। विंग ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी। वांग जी के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। विंग ने हंसना बंद कर दिया और उसकी ओर देखते पूछा, अब वांग जी एक बेअपने स्माइल के साथ कहा, जब आप मुस्कुराते हो तो एक अलौकिक देवी की तरह दिखते हो। विंग, क्या? उसने शर्मा कर कहा। वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैं कहता हूँ जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम सबसे खूबसूरत लगते हो। विंग का गाल शर्म से लाल हो गया। वांग जी ने ये कहकर विंग के माथे को धीरे से चूम लिया। वांग जी खड़ा हुआ और वहां से चला गया, जबकि विंग हतप्रभ था। अचानक माथे पर एक चुम्बन इतना गर्म और प्यारा महसूस हुआ। विंग ने अपने माथे को हाथों से छुआ और थोड़ा मुस्कुराया। विंग अपने प्रेमी से इस तरह के प्यार भरे माथे के चुम्बन की कितनी कामना करता था, लेकिन एक समस्या है, सम्राट उसका प्रेमी नहीं, पति भी नहीं है। विंग ने पाउट किया और बोला, वह एक प्ले बॉय है। वहीं कमरे के बाहर वांग जी ने अपनी ऊपरी और निचले वस्त्र पहनकर कमरे से बाहर आया और वहां उपस्थित सभी लोग वांग जी को के सामने झुके, लेकिन सभी ने वांग जी को बदली हुई चलने की शैली को नोटिस किया। उसे चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी ने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सिवाय इसके कि वह बहुत विकृत था। शुयांग और एंगजी वांग जी को अजीब नजरों से देख रहे थे और उनके मन में एक ही विचार चल रहा था, शुयांग, अब मैं अनुमान लगा सकता हूँ महामहिम कल रात इतने कम समय तक क्यों टिके। वहीं एंगजी, क्योंकि वे गागा द्वारा हावी थे, गागा उन पर हावी थे। श्रेयांग और एंगजी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों समझ गए कि उनके चेहरे पर ये अजीब से जो भाव हैं एक ही बात को सोच रहे हैं। एंगजी और श्रेयांग दोनों कमरे के अंदर भागे और जोर से अंदर दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। नौकर कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह से दरवाजे की तरफ देखे, फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। वहीं श्रेयांग खुशी से चिल्लाए, विंग। एंगजी ने भी चिल्लाकर कहा, गागा। श्रेयांग ने अपनी बड़ी स्माइल के साथ कहा, तुमने ये कर दिखाया माय बॉय। वहीं एंगजी ने भी स्माइल करते हुए, फाइनली आपने कर दिखाया गागा। विंग घबराई हुई हंसी के हंसा और अपने मन में सोचा, क्या अब ये मुझे मार देंगे अगर मैं कहूँ कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ। तभी एंगजी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे गागा मजबूत है और क्रूर हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था। उसने श्रेयांग के साथ तालमेल करते हुए कहा कि आप सम्राट पर हावी हो जाएंगे। इस बात को एंगजी और श्रेयांग ने एक साथ कहा था। विंग, उसके गले में तो हवा ही अटक गई। विंग ने कहा, क्या? एंगजी और श्रेयांग ने दोनों साथ में कहा, कोई बात नहीं, हम आपसे राज उगलने के लिए नहीं कहेंगे। विंग उन दोनों की ओर देख कर अपने मन में सोचता है, क्या ये बहुत सीधे साधे नहीं है और ऐसे भविष्य के विचारक हैं। वहीं दूसरी ओर वांग जी ने चिंग की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास है? चिंग ने जी महाराज उसे राइस केक का देते हुए कहा। खैर कल रात चिंग ने राइस केक का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया था, बस मामले की गंभीरता को देखते हुए। उसने अपने अतीत में अनुभव किए हैं, इसलिए वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वांग जी ने राइस केक का वह टुकड़ा चिंग के हाथ से लिया और उसे चिकित्सक के हाथ में दे दिया, जो कि उसके चौथे बेटे का स्वामी भी था। वांग जी अपने मन में परिणाम को जानते हुए भी शांत था। वहीं वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर चिंग अपने मन में सोचता है, आपका काम तो हो गया उपपत्नी आओ। वहीं डेजी पवेलियन में याओ ने कुछ छींकें आई तो उसने अपनी नाक को
पूछते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह मुझे कौन याद कर रहा है। वहीं मूल पवेलियन में म्या कुर्सी पर बैठी हुई कप में चाय डाल रही थी, जबकि किंजू उसके सामने बैठी हुई थी, बेचैनी से अपने नाखून काट रही थी। वह परेशान और व्याकुल दिख रही थी, जबकि म्या पूरी तरह से शांत थी। किंजू उसे निराश भाव से देख रही थी, जिसे अपनी परेशानी की कोई परवाह नहीं है। किशु ने उसे कहा, अगर वह दासी महाराज के बच्चे से गर्भवती हो गई तो क्या होगा? अब मुझे महामहिम के हृदय में जगह बनानी होगी। अंततः म्या ने चाय की केतली लकड़ी पर डाल दी और हल्की सी आवाज़ निकाली, जिससे पता चला कि वे परेशान है। किंजू ने बात करना बंद किया और म्या की ओर देखा, जो अपनी खूबसूरत मोहिनी आंखों से उसे ही देख रही थी। म्या ने कहा, आजकल हरम शांत है। अगर उन्हें कोई गलती मिलेगी तो वे उसका फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए हमें हर काम सफाई और शांति से करना चाहिए। किंजू ने सिर हिलाकर सहमति दी। म्या ने उसका सिर थपथपाया और मुस्कुराकर बोला, गुड गर्ल, अब जाओ। किंजू खड़ी हुई और उसने म्या को वो किया और वहाँ से चली गई। किंजू अपने नाखून काटते हुए वहाँ से चली तो गई, पर अभी भी वह म्या द्वारा उससे कही की बातों के बारे में ही सोच रही थी। वह उलझन में थी, म्या ने उससे ऐसा क्यों कहा। खैर, किंजू वास्तव में निर्दोष है। एक पत्नी के रूप में वह हरम में एक बेहतर स्थान चाहती है। वह यहाँ से बाहर फेंके नहीं जाना चाहती। ये उसके और उसके परिवार के लिए अपमान की बात होगी। किंजू उन बातों के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त थी कि उसने सामने खड़े अल्फा को नोटिस ही नहीं किया और अपना सर उसकी कठोर छाती से टकरा दिया। किंजू ने ऊपर देखा और कहा, बिना ऊपर देखे ही कहा, ये आदमी कौन है? फिर उसने ऊपर देखा और देखा कि वो प्रिंस है, तो उसने अपने मन झुककर कहा, आई एम सॉरी प्रिंस। फिर उसने अपने आप को कोसते हुए मन में कहा, अरे ये क्या मैंने एक राजकुमार को कर्ज कर दिया, राजकुमार का अपमान कर दिया। वहीं डेजी पवेलियन में याओ अपने कमरे में शीशे के सामने बैठा जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज किंग यहाँ आने वाले हैं, इतना दिनों के बाद उसके पवेलियन में। याओ खुद को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे उनके सामने सुंदर दिखना है। वहीं वांगजी के स्टडी कक्ष में वांगजी कमरे के दरवाजे की तरफ पीट करके बैठा था। तभी एक छोटी लड़की अंदर आई और वहाँ मौजूद गार्ड और जियांग छिंग उसके सामने झुके। चिंग, माय प्रिंस। चिंग कुछ बोल पाता उससे पहले उस लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चिंग मुस्कुराया और अपने सिर को हिलाया। अपनी बेटी की मीठी आवाज़ सुनकर वांगजी मुस्कुराया। वह दीवार की ओर ही देखता रहा, जबकि एचा धीरे धीरे दबे पांव उसकी ओर चलती और जल्दी वह वांगजी के पास पहुंच गई। एचा ने वांगजी के पीछे से ही चिल्लाया, पापा। और वांगजी ने पीछे देखा और उसने कहा, ओ मो, ये कौन है? उसने राजकुमारी को उठाया और घुमाया। ओह, यह तो मेरी राजकुमारी एचा है। एचा खिलखिलाकर हंसने लगी और वांगजी भी उसके साथ हंसा। पर वहीं चिंग अपने मन में सोचा, यह केवल अपनी बेटियों से ही प्यार क्यों करता है, लेकिन अपने बेटों से क्यों नहीं। वह उस राजकुमार को देखा जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। चिंग ने झुककर उस राजकुमार को रिस्पेक्ट दी। फिर उसने वांगजी की ओर देखा और फिर नीचे देखते हुए अपने मन में कहा, पाखंडी। वांगजी अपनी बाहों में राजकुमारी को निहार रहा था, जबकि वहीं खड़ा राजकुमार वांगजी और एचा को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहा था। उसे वाकई ये पसंद नहीं आता जब उसकी बहन को उसके पिता से सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलती है। लेकिन क्यों? वह तो राजकुमार है ना, क्या उसे ज़्यादा प्यार नहीं मिलना चाहिए? लान सिजोई, तीसरा राजकुमार, वांगजी की ओर देखते हुए उसने अपनी मिट्टी भेज ली और फिर नीचे देखा। फिर वांगजी ने उसकी ओर देखा और फिर अपने मन में सोचने लगा, इसका नाम क्या है? वहीं चिंग जो वांगजी की ओर देखा और अपने मन में कहा, मुझे यकीन है कि आप अपने बेटे का नाम भूल गए हैं, है ना? वांगजी गंभीरता से सोचते हुए अपने आप से बोला, सोचो वांगजी सोचो, तुम इस तरह सबका नाम नहीं भूल सकते। तभी उसे एक नाम याद आया, हाइकॉन।
फिर उसने अपने आप से कहा, नहीं, यह तो पहले वाले का नाम है। वांग जी। उसे नाम याद करने में परेशानी हो रही थी। वहीं जियांग चंग ने उसकी ओर देखा और फिर एक आह भरी, और उसने एक मुस्कान के साथ सिजोई की ओर देखते हुए कहा, कैसे हैं आप राजकुमार सिजोई? वांग जी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, हाँ सिजोई। फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, कैसे हो सिजोई? सिजोई ने अपने मन में कहा, आपको प्रश्न दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं अच्छा हूँ महाराज, आप कैसे हैं? वांग जी भी मुस्कुराया, पर तभी एचा ने उसके गालों को पकड़ा और अपनी ओर देखने पर मजबूर किया और उससे कहा, मुझ पे ध्यान दो। वांग जी हंसा और उसने एचा की नोज को पिंच करते हुए कहा, हाँ मेरी राजकुमारी। वांग जी के ऐसा करने पर एचा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिजोई जो देख रहा था, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और एचा की ओर देखते हुए कहा, अटेंशन सीकर। इधर मोहन पैलेस में किंसु ऊपर देखती है और उसके सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह साम्राज्य के दूसरे राजकुमार हैं, लान हनोल। धिक्कार है, उसने अपने आप को ही श्राप दिया। अब यह एक बड़ी समस्या है। किंसु अपने मन में ही अभी अपनी बातों को सोचते हुए राजकुमार को अपनी हिरणी जैसी आंखों से ही देख रही थी। लान हनोल ने तभी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप यहाँ क्यों हैं? किंसु ने उसे वो किया और अपने मन में सोची, क्या यह सचमुच में वही होना चाहिए? उसने कहा, मुझे खेद है, और वह यहाँ से जाने ही वाली थी, पर हनल ने उसे पकड़कर उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने सामने खींच लिया। किंसु ने भी चिढ़कर कहा, आह! हनल ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे मुआवजा दो, फिर जाने दूंगा। किंसु अपने मन में सोची, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाना चाहती। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे क्या समझ रहे हैं? आप क्या खाना चाहते हैं प्रिंस? हनल ने अपने ओठों को लिक करते हुए जवाब दिया, स्वीट एंड श्योर पॉर्क। किंसु ने अपने मन में कहा, पीक। फिर उसने मुस्कान के साथ कहा, शाम को मेरे कक्ष में आइए और मैं आपके लिए सबसे अच्छा स्वीट एंड श्योर पॉर्क बनाऊंगी। हनल ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ खींचा और कहा, नहीं चलो अब मेरे साथ इस मंडप की ही रसोई में चलते हैं। वहीं किंसु ने अपना मुंह बनाकर कहा, मुझे इससे नफरत है। चलिए पहले हनल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लान हनल वांग जी और म्याम्या का दूसरा राजकुमार है और ये एक पिग है। मेरा मतलब ये पिग की तरह खाता है और किंसु द्वारा बनाया गया खाना इसे सबसे अच्छा लगता है। वैसे किंसु और म्याम्या दोनों बहनें हैं। इस रिश्ते से में किंसु और हनल एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हनल किंसु को हर बार परेशान करना और चिढ़ाना पसंद करता है, उसे जब भी मौका मिलता है। लान हनल साम्राज्य के दूसरे राजकुमार हैं और छोटे जुड़वा भी, क्योंकि लान हैक्वान का एंगर ट्विन है। यह भी मात्र 16 साल का है, लेकिन इसकी लड़ाई का कौशल और अदालत में बात करने का तरीका एक वयस्क व्यक्ति की तरह है। वांग जी के प्रकार के लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये अपने अध्ययन, कर्तव्य और प्रशिक्षण के प्रति जिम्मेदार है। यह कोई बिगड़ा हुआ या बदतमीज व्यक्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बचकाना है और उनमें से एक किंसु है। यह साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों में से एक है। इसे यंग टाइसोफिलाइट का उपनाम भी मिला है। और इधर डेजी पवेलियन में याओ ने कमरे में प्रवेश किया और वांग जी के सामने झुका, जबकि हमेशा की तरह वांग जी ने उसे कोल्ड शोल्डर दिया। वांग जी ने ईचा को उसकी जगह दी तो वह रोने लगी। वांग जी ने उसके सर को थपथपाया और उसकी देखकर मुस्कुराया। ईचा ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। वांग जी ने कोल्ड टोन में सिजोई का नाम लिया और उससे कहा, अपनी बहन के साथ बाहर जाओ। सिजोई ने भ्रम में अपना सर झुकाया। वहीं ईचा ने पाउट के साथ कहा, मैं नहीं जाना चाहती बाहर। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे आपकी माँ से कुछ निजी मामला निपटाना है। जब वांग जी ने अपनी कोल्ड टोन में कहा, वह एक अंधेरी आवाज़ से डराना चाहता था। सिजोई ने ईशा का हाथ पकड़ लिया और वांग जी के सामने झुकने के बाद
वह वहाँ से बाहर चला गया, जबकि याओ काँप रहा था और अपनी पोशाक पर अपनी पकड़ बना रहा था। वह डरा हुआ था। क्या वांग जी को सब कुछ पता चल गया? उसने डर के साथ ही कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि? वांग जी उसकी ओर चला और उसके सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। वांग जी की गहरी निगाहों से मिंग याओ काँप उठा और वह उसे यह समझने में पल भर नहीं लगा कि वांग जी को सब कुछ पता चल गया है। याओ ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया है। मिंग याओ तुरंत अपने घुटनों में बैठ गया। मिंग याओ ने रोते हुए कहा, कृपया इस मूर्ख पत्नी को क्षमा करें महिम। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी उसके सामने कुर्सी पर बैठा और कोल्ड टोन में कहा, तुमने जो दवा मेरे खाने में मिलाई थी वो धीमे जहर की तरह काम करती है। क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? याओ उसकी ओर देखा और उसने कांपते हुए कहा, क्या? बिल्कुल नहीं किंग। उसने रोते हुए ही कहा, मैं तो सपने में भी इसके बारे में नहीं सोच सकता था। वांग जी ने कोल्ड टोन में कहा, मैंने तुम्हें पर्याप्त सम्मान दिया, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त धन दिया, फिर भी तुमने इतना घिनौना काम किया। यह सच था कि वांग जी ने कभी भी अपनी किसी भी उपपत्नी का अनादर नहीं किया। उसने कभी भी किसी की सहमति के बिना उसके साथ सेक्स नहीं किया। उसने सभी को वो शक्ति, धन और सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। फिर क्यों? इस युग में प्यार एक दुर्लभ चीज थी, इसलिए सभी को पहले से बता दिया गया था कि प्यार की उम्मीद मत करो। फिर वे ऐसा क्यों करते हैं? वांग जी ने कोल्ड टोन में उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या सजा दूं मैं? वांग जी कोल्ड नजरों से याओ की ओर देख रहा था। वहीं याओ अपने आप में काँप रहा था और उसकी आंखों से बस आंसू ही बह जा रहे थे। सिजुई कमरे के बाहर खड़ा था और एचा का हाथ पकड़े हुए सोच रहा था कि अंदर क्या हो रहा होगा। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसकी माँ खतरे में है? नहीं नहीं, अपनी माँ को कुछ नहीं होने दे सकता वो। तभी एचा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। सिजुई अपने विचार से बाहर आया और उस घूरा। एचा ने भी उसे घूरा और कहा, मुझे मत छुओ। सिजुई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनो लिटिल सिट, पापा के जाने के बाद माँ के प्रहार से तुम्हें बचाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मुझे गुस्सा न दिला। उसके गालों पर पिंच करते हुए कहा। एचा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो। उसने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से भागी। सिजुई ने भी अपनी आंखें रोल की और एचा की नकल करते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। और इधर कमरे के अंदर वांग जी याओ को देख रहा था और वह चुपचाप ही रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। वांग जी को इससे नफरत है। वे पहले गलती क्यों करते हैं और बाद में वांग जी को दोषी महसूस कराते हैं। उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि गलती उसी की है। याओ जो चुपचाप रो रहा था, उसने कहा, कृपया मुझे बच्चों के खातिर माफ़ कर दें। वांग जी पहले कुछ नहीं बोला, फिर उसने कहा, तैयार रहो, आज दोपहर को तुम मंदिर जा रही हो। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला गया। वहीं याओ अपनी जगह पर स्थित रहा। मंदिर इस जगह से बहुत दूर है। जो व्यक्ति कभी भी उस मंदिर में गया वह इस रॉयल एस्टेट में कभी वापस नहीं आया। खैर ऐसा नहीं है कि वे वहाँ दर्दनाक तरीके से मर जाएंगे। यह सिर्फ इतना है कि रॉयल के साथ उनका संबंध टूट जाएगा। मंदिर के अंदर कदम रखने के बाद मिंग याओ उपपत्नी नहीं रहेगा। वह सिर्फ एक भगवान की पूजा करने वाला एक साधारण ओमेगा होगा। उसकी सारी शक्ति और पद छीन लिए जाएंगे। एक साधारण सफ़ेद हानफू और साधारण भोजन, बस यही होगा। उसे अपने पूरे जीवन में भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी होगी और अपने बच्चों से दूर रहना होगा, अपने परिवार के लिए। क्या उन अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के कारण मर रहा हूँ। वांग जी गुस्से से बाहर चला गया। उसका व्यवहार ही बता रहा था कि वह कितना निराश और गुस्से में है। सिजुई तुरंत कमरे के अंदर की ओर भागा और अपनी माँ को उदास देखकर उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, माँ क्या हुआ? याओ हंसा और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ मेरे राजकुमार। याओ ने राहत की सांस ली। तभी याओ के ओंठों पर एक मुस्कान उभर आई और उसने कहा, मैं बस मंदिर जा रहा हूँ। सिजुई याओ की आवाज़ सुनते ही एक ही जगह पर थम गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी।
उसने कांपती हुई आवाज़ में अपनी माँ से पूछा, तुमने ये क्या किया है? सुजोई एक समझदार और जिम्मेदार लड़का है। वह जानता है कि उसके पिता उन्हें ज़्यादा प्यार और ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से किसी भी निर्दोष को दंडित नहीं करेंगे। और उसकी माँ के चेहरे पर अपराध बोध छलक रहा, सब कुछ कह रहा है। याओ ने सुजोई को अपने गले से लगाया और उसने कहा, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। याओ की आंखों में आंसू थे। और हाँ, एचा का ख्याल रखना। मुझे पता है कि वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसे बता देना कि उसकी माँ उससे प्यार करती है। और हाँ, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ मेरे राजकुमार। उसने सुजोई के माथे को चूमा। सुजोई उसके गले लग गया और रोना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि शायद ये आखिरी बार है जब वह अपनी माँ के साथ मिल रहा है। वह अपनी माँ को गले लगा रखा, उसकी गर्माहट को महसूस कर रहा। उसके दिल में इस वक्त बहुत दर्द था। तो चलिए अब हम लान सेजोई के बारे में जान लेते हैं। लान सेजोई 3rd प्रिंस है पूरे लान एम्पायर के। यह एक 15 साल का अल्फा है। ये शांत, धैर्यवान, समझदार और चुपचाप रहने वाला चालाक है। यह मासूम तो दिखता है, लेकिन मासूम नहीं है। अगर यह सब कुछ करने की सोच ले तो यह तब तक उस काम से नहीं हटेगा जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता, भले ही इसके लिए किसी को भी मारना पड़े। जिद्दी व्यक्तित्व है, लेकिन हर कोई सोचता है ये एक शांत और मूर्ख है, उससे अपनी बहन से नहीं बनती। ये हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा है, चाहे वह तलवारबाजी, तीरंदाजी, चाकूबाजी, अध्ययन और दवाइयों की बुनियादी ज्ञान है। ये अपने पिता से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके प्यार की चाहत रखता है। ये किसी ओमेगा की तरह खूबसूरत है, पर उसे उसकी माँ ने कहा कि उसे यह खूबसूरती उसकी नानी और परदादी से मिली है। वहीं जियान एचा लान एचा साम्राज्य की दूसरी राजकुमारी है और वह एक ओमेगा है जो 7 साल की है। उसका व्यक्तित्व बहुत शरारती है और उसे सबसे लाड प्यार चाहिए। उसे पसंद नहीं कि जब वह मौजूद हो तो कोई उसकी ओर ध्यान न दे। एक तरह से कह सकते हैं कि वह सबका ध्यान अपनी ओर चाहती है। उसकी माँ उससे ज़्यादा प्यार नहीं करती और शायद यही वजह है कि वह ऐसी बन गई है। वहीं जैस्मिन पवेलियन में बीइंग मुंह बनाते हुए बिस्तर पर बैठा था। वह हमेशा कमरे के अंदर बैठे बैठे ऊब गया था। उसके पास पूरे दिन में करने के लिए कुछ भी नहीं होता, बस खाना, सोना और कुछ नहीं करना। पहले उसे सोचा कि यह बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन अब वह जानता है यह कितना उबा हुआ परेशान करने वाला बकवास है। तभी बीइंग ने एंगशी को देखा जो फर्नीचर को साफ करते हुए गाना गुनगुना रही थी। बीइंग ने स्वीटली कहा, एंगशी। एंगशी ने भी बीइंग की ओर देखा और कहा, हाँ गग्गा। बीइंग ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे वो फीदर दे दो, इसे मैं साफ करना चाहता हूँ। एंगशी ने फीदर को अपने गले से लगा दिया और बोला, नहीं। बीइंग ने मुंह बनाया और अपने मन में कहा, मुझे इसी की उम्मीद थी। बीइंग खड़ा हुआ और फर्श पर बैठकर कुछ व्यायाम करने लगा, जबकि एंगशी उसे अजीब तरह से देख रही थी। ये ओमेगा की वैस की बात नहीं है, लेकिन बीइंग ये सब कर रहा है, ये बहुत लचीला है। लेकिन तभी उद्घोषक सम्राट के आगमन की घोषणा करता है और बीइंग दरवाजे की ओर बस देखता है, जबकि एंगशी बीइंग का हाथ खींचते हुए उसे खड़ा करती है। बीइंग उसकी ओर रोने का नाटक करते हुए, मैं व्यायाम करना चाहता हूँ। तभी वांगजी ने कमरे में प्रवेश किया। बीइंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, योर हाईनेस। एंगशी बीइंग का ये बिहेव देखकर चौंक गई। उसने अपने मन में सोचा, यह क्या था? बीइंग वांगजी की ओर चल दिया और उसने वांगजी से कहा, मैं यहाँ पर बहुत ऊब गया हूँ किंग। वांगजी ने बीइंग को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। बीइंग ने उसकी ओर शौक होकर देखा और अपनी पलकें झपकाई। एंगशी ने उन दोनों को बू किया और वहाँ से चली गई। वांगजी ने बीइंग को अपनी बाहों में खींचा और उसकी गर्दन से लिपट गया, जबकि बीइंग अपनी आंखें झपका रहा था। यह क्या था? अचानक गले लगाना क्यों? अचानक गर्मजोशी से गले लगने से बीइंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ वांगजी के कंधे पर रखा और उसे वापस गले लगा लिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। बीइंग अपने मन में सोचा, आखिर मैं एक आलिंगन से इतना घबरा क्यों रहा हूँ? वही वांगजी ने एक उदास भरे बच्चे की आवाज़ में कहा, क्या मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही गले लगा रह सकता हूँ? बीइंग उसकी आंखें नम हो गई।
उसने वांगजी के कंधे को दबाया और सोचा, ये उदास लग रहा है, क्या हुआ? मिंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आप लगा सकते हैं। वांगजी ने उसे कसकर गले लगाया और उसकी गर्दन से चिपक गया। मिंग अपने मन में सोचा, कसकर गले क्यों लगा रहे हो? मैंने आपको मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं कहा। वांगजी ने उसे गले लगाना छोड़ा और उसकी ओर देखा। क्या मैंने तुम्हें बहुत कसकर गले लगा लिया? वांगजी जब उसकी तरफ इस तरह दो आइस से देखा तो भी उसका दिल और तेज से धड़कने लगा। वांगजी की बॉम्बे जैसी चमकती हुई आंखें मिंग के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। वांगजी के चेहरे पर ऐसा प्यारा पाउट देखकर मिंग का दिल धड़क रहा था। यहाँ आने के बाद उसने कभी सपने में नहीं सोचा था वह इस कमीने सम्राट का ऐसा रूप भी देखेगा। अपने मन में कहता, यार इतने प्यारे मत बनो। उसने वांगजी के गलों को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ किंग? वांगजी ने फिर कुछ नहीं कहा, बस मिंग को गले लगा लिया और उसकी गर्दन से लिपट गया, जिससे वे अनजान रह गए। मिंग वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता है कि इस ठंडे मजबूत सम्राट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कमरे के बाहर श्वेंग ने एंग्जी से पूछा, क्या महाराज अपना सारा दरबार का काम छोड़कर हमारे पिंग से मिलने आए हैं? एंग्जी ने भी खुशी में कहा, श्वेंगा, क्या हमारे यहाँ गगा किंग के जीवन में इतने खास बन गए हैं? श्वेंग ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। जो वहीं पर खड़ा था उसने उन दोनों से ही पूछा, आप लोगों के पास चर्चा करने के लिए और कोई भी सह नहीं रहता? पर एंग्जी और श्वेंग दोनों ने ही उसे नज़रअंदाज कर दिया। वहीं कमरे के अंदर मिंग ने वांगजी को कुर्सी पर बैठाया और उसके सामने बैठ गया। मिंग ने वांगजी के चेहरे को पकड़ा और उसे अपनी ओर देखने को कहा, जबकि वांगजी अपनी बामी आंखों में उदासी और एक रहस्यमयी नजर रख रहा था। मिंग उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मेरे साथ कुछ भी साझा कर सकते हैं किंग। वांगजी खड़े होते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। मिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वांगजी ने उसकी ओर देखा। मिंग धीरे से मुस्कुराया और उसने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप सम्राट हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर नहीं हो सकते, और अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे हमेशा अपने पास पाएंगे। उसने बात धीरे से कही। वांगजी सिर्फ मिंग की ओर देख रहा था, उसने कुछ कहा नहीं। मिंग अपने मन में सोचता है, मैं मूर्ख हूँ या क्या? मैं इस कोल्ड सम्राट से ऐसी बातें क्यों कह सकता हूँ? वो खुद में ही शौक था। वहीं मिंग और चौंक गया जब उसने अपने हाथों में पानी की कुछ बूंदें महसूस की। उसने वांगजी का हाथ पकड़े हुए देखा। मिंग ने देखा और देखा कि वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी गहरी भूरी आंखें अब आंसुओं से भरी हुई थी। वांगजी की आंसू देखकर मिंग का दिल बैठ गया। उसने खड़े होकर वांगजी को गले लगा लिया, जबकि वांगजी ने उसे तुरंत वापस गले लगाया। उसने टूटी रोती आवाज़ में कहा, मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। मिंग अपने मन में सोचा, सम्राट की माँ? फिर उससे उदास हो गई। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि मंदिर में उनकी दर्दनाक मौत हुई है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने मिंग को गले लगाए हुए ही कहा, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वहीं डेजी पवेलियन में एचा अपने पिता से फिर से मिलने के लिए उत्साहित होकर कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को उन्हें देखकर भी वह चौंकी रह गई, लेकिन उसका ध्यान अपनी माँ और भाई की ओर गया, जो एक दूसरे को गले लगा रखे थे, और वे अपनी माँ की आंखों में आंसू देख सकती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वास्तव में उसे बहुत खुशी हुई। एचा लापरवाही से पूछा, क्या हुआ? याओ ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराकर कहा, एचा, जो एकदम फ्रोन हो गई। यह उसके लिए नया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसके प्रति कभी इतना स्नेह नहीं व्यक्त किया। हाँ, याओ वास्तव में एचा से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह एक लड़की थी। इसके अलावा वह एक ओमेगा। यह बहुत मददगार नहीं था, क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया। स्तनपान के अलावा याओ ने कभी भी उसकी कोई परवाह नहीं की। उसकी देखभाल उसकी नानी और महल की नौकरानियों द्वारा की गई थी। याओ ने
दुखी मुस्कान के साथ ईशा की ओर देखते हुए कहा, मैं जा रही हूँ ईशा। और ईशा ने उत्साह के साथ कहा, सचमुच? कितने समय तक? वह खुश थी क्योंकि उसकी माँ कहीं जा रही है। वहीं सिजोई वो दंग रह गया। उसने फुल टोन में कहा, ईशा। यानी ने एक सैड सी मुस्कान दी। वहीं जैस्मिन पवेलियन में वांग जी अभी भी विंग को गले लगा रखा था, जबकि विंग उसकी पीठ को धीरे से थपथपा रहा था। वह अभी भी अपने कंधे पर वांग जी के गर्म आंसू महसूस कर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी का कुछ ऐसा रूप भी होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी को अपनी माँ की याद आती होगी। वह उसके लिए रोता है। वांग जी गुस्से में बोला, पूर्ण सम्राट ने मेरी माँ के साथ गलत किया। उसने गुस्से में विंग की कमर पर अपना हाथ पकड़ा। अगर वह आज जिंदा होता तो मैं उसे अपने हाथों से मार देता। पर वांग जी की पकड़ विंग की कमर पर बहुत तेज थी, जिससे विंग का राह उठा। वांग जी ने विंग की ओर देखा तो विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं कि? वांग जी ने अपना हाथ हटाया और कहा, आई एम सॉरी। विंग ने वांग जी की ओर देखा और सोचा, वह अपने पिता से कितनी नफरत करता होगा कि वह अपने पिता को मारना चाहता है। यह अपने पिता को अपने हाथों से मारना चाहता है। और जिस तरह से आज वांग जी ने अपने पिता के बारे में सोच रहा है, भविष्य में उसके बच्चे भी उसी तरह सोचेंगे। और यह सच है, क्योंकि विंग जानता है कि यह सच है। विंग ने वांग जी की ओर देखते हुए बोला, अपने पिता को अपने हाथों से मारना चाहेंगे, इससे तुम्हें कितना दुख होगा? वांग जी विंग की इस स्नेह भरी नजरों से आश्चर्यचकित रह गया। तभी विंग ने धीरे से कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता महाराज, आपके बच्चे भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे? उनका ख्याल न रखने के लिए, उन्हें प्यार और समर्थन न देने के लिए जिसके वो हकदार हैं। जब उन्हें आपकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब आप उनके साथ न होने के लिए। विंग की अचानक बातें वांग जी को आश्चर्यचकित हो गई। तभी विंग ने, उसकी आवाज़ में गुस्से के भाव थे, उसने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, आप भी इस भावना को सबसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपने वही तथ्य महसूस किया है महामहिम। विंग ने वांग जी की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ कि तुमने अपने बच्चों को प्यार नहीं दिया जिसके वो हकदार है, पिता जैसा प्यार। वहीं वांग जी विंग की बातें सुनकर 2 कदम पीछे हो गया और उसने अनजाने मन से ही कहा, मैं अब जाता हूँ। और वह वहाँ से चले गया। विंग वांग जी को पीठ को ही देख रहा था और अपने मन में बड़बड़ाया, कायर। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। बाय।